हिंदी वाले हमको समझा दूं, ये हो गया रंग, है ना, ये गठन। लिखते जाइए जल्दी हिंदी वाले, इनको दिक्कत हो रही है नकल करने में। पहले लिखना है रंग, दूसरा लिखना है गठन। गठन दरअसल कोई एक पॉइंट नहीं, गठन के अंदर ये चार बातों को हम सामूहिक रूप से गठन कहते हैं। तो गठन का पहला बिंदु है क्रिस्टलता। क्रिस्टलता लिख रहे हैं, क्रिस्टलता। फिर कणिकता, कणों का आकार तो कहते हैं कणिकता। क्रिस्टलों का शेप, क्रिस्टलों का रूप। तीसरा क्रिस्टल या खनिजों का रूप। और चौथा है खनिजों की पारस्परिक व्यवस्था, खनिजों का पारस्परिक संबंध। ये चौथा बिंदु है, खनिजों का पारस्परिक संबंध। ये चार बातों को हम गठन कहते हैं। तो जब भी गठन का वर्णन करना है तो हमें ये चार बिंदुओं का वर्णन करना है। फिर तो लिख लिया सबने हिंदी में यहाँ तक। फिर आया तीसरा बिंदु, तीसरा है खनिजीय संगठन। खनिजीय संगठन, तो ये खनिजीय संगठन दो प्रकार से हम डिस्क्राइब करते हैं। एक है आवश्यक खनिज, लिख लीजिए, एसेंशियल का मतलब आवश्यक खनिज। और दूसरा है गौण खनिज। गौण, गौण जानते हैं? गौण, गौण का मतलब विच इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उसको हम कहते हैं गौण। हिंदी के शब्द यार, गौण। एक होता है आवश्यक तो दूसरा होता है गौण। मतलब चीजें होती हैं, वो ना हो तो भी काम चलेगा। मैं भी उदाहरण देके समझाऊंगा। तो आवश्यक खनिज, एसेंशियल मतलब आवश्यक, और एक्सेसरी मतलब गौण। गौण नहीं, गौण। गौण का मतलब है वो होते तो हैं मगर महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अभी उदाहरण देके समझाऊंगा, समझ जाएंगे। फिर चौथा बिंदु है संरचना। ये ज्यादातर वर्णन में खाली जाएगी, एक आध दो में जहाँ आवश्यक होगा वहां मैं लिख दूंगा, अदरवाइज खाली छोड़ देना। संरचना क्यों क्यों खाली छोड़ देंगे? क्योंकि संरचना बड़े पैमाने पर मिलने वाली विशेषता है। तो हमारे पास क्या है, चट्टान का छोटा सा टुकड़ा है, तो हो सकता है उसमें संरचना ना हो, टुकड़े में फील्ड में होगी, ठीक है ना। तो उसमें यदि है कोई तो वो मैं लिखवा दूंगा, और उसमें में नहीं दिख रही है तो कॉलम खाली छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं सब में संरचना हो। और आखिरी है उसकी उत्पत्ति, ओरिजिन, उत्पत्ति या शैल का प्रकार, किस प्रकार की शैल है वो। इग्नियस पूरा पहले करा रहे हैं, इग्नियस का तो जाहिर है सब इग्नियस तो है ही है, इग्नियस तो सब है ही है। तो इग्नियस में कौन सी होगी कि वो प्लूटोनिक उत्पत्ति की है, हम पहले पढ़ चुके हैं, कि वो हाइपरबेसल उत्पत्ति की है या वॉल्केनिक उत्पत्ति की है। जो हिंदी वाले हैं और पहली बार आए हैं वो समस्या हो तो बता देना मुझे। तो अब मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों पढ़ाऊंगा, 1 घंटा मेरे को इसी को समझाने में लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ ये जो हमने लिखा है, ये है आग्नेय शैलों का स्थूल रूपीय वर्णन। आग्नेय शैलों का स्थूल रूपीय वर्णन, उस स्थूल रूपीय को ही हम पेट्रोग्राफिक कहते हैं। तो जो 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 चट्टाने हैं उनका वर्णन, उनकी पहचान हम दो तरह से करते हैं। एक हम करते हैं स्थूल रूप में, हाथ में लेके, ये पत्थरा हाथ में लेके, उसका रंग दिख रहा है, गठन दिख रहा है, तो जो हम आंख से देख के भौतिक रूप से हम पहचानते हैं, भौतिक ज्ञान देना, जो हमें दिखाई दे रहा है, ये लंबा है, काला है, गोरा है, मोटा है, ये हम क्या देख रहे हैं, भौतिक रूप से देख रहे हैं। ये मरीज है, पतला छोटा टुकड़ा है, ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, करते नहीं करते। तो ये साइंटिफिक टर्म्स हैं। कौन सी पतला है, चौड़ा है, मरीज है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, और इसका मुझे हिंदी में मालूम, पहले यहाँ लिख लीजिए रॉक का नाम, सबसे ऊपर कर लीजिए रॉक का नाम, सबसे कॉमन है ये ग्रेनाइट, ये नेम ऑफ द रॉक ऊपर कर दे। वैसे होता ये है कि आप नेम ऑफ द रॉक नीचे लिखें। नेम ऑफ द रॉक दरअसल आप जब परीक्षा देंगे तो आप नीचे लिखें, वो सबसे अच्छा रहता है कि पहले आपने लक्षण देखे, है ना, और फिर लक्षण के बाद में नाम दिया। पर होता क्या है ना कि हम ये जानते हैं कि ये सुरेश है, ठीक है ना, तो हम सुरेश को फिजिकली पहचानते हैं ना, ऐसी शक्ल है, ऐसे बाल है, इतनी हाइट है, टुकलाता है, हकलाता है ना,
ये क्या है सब? ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं, हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रेनाइट का बटन सेकेंड ले रहा हूँ, इग्नियस होगा ग्रेनाइट, इसका कलर लिखिए ल्यूकोक्रेटिक। अब ये हम पढ़ा चुके हैं ल्यूकोक्रेटिक, मीसोक्रेटिक, हाइप और मेलानोक्रेटिक। क्या मैं फिर से जाऊं उसमें समझाने में? ल्यूकोक्रेटिक का मतलब हल्के रंग की, रंग हल्का है, हल्का का मतलब सफेद है, वो ऑफ वाइट है, वो क्रीमी कलर है, वो लाइट पिंक है, लाइट ग्रीनिश है, ये सब जो हल्के कलर है उसको कहते हैं ल्यूकोक्रेटिक। क्रिस्टलता में लिखिए इसके सामने पूर्ण क्रिस्टलीय, हिंदी वाले हिंदी में लिखे हैं, पूर्ण क्रिस्टलीय होती है इसकी क्रिस्टलता। पूर्ण क्रिस्टलीय का मतलब इसमें केवल और केवल खनिज होते हैं, कोई कांच, प्राकृतिक कांच नहीं होता, उसको हम कहते हैं पूर्ण क्रिस्टलीय, मतलब पूरी तौर से क्रिस्टल है। क्रिस्टल का मतलब खनिज है, हाँ ना। तो आग्नेय चट्टानों में मुंह फाड़ दे कोई नालायक, आग्नेय चट्टानों में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक क्रिस्टलीय और दूसरे अक्रिस्टलीय। तो जो अक्रिस्टलीय पदार्थ है उसी को क्या कहते हैं हम? कांच, उसी को कहते हैं ग्लास, प्राकृतिक ग्लास। ये खिड़की वाला ग्लास नहीं, ये तो बनाया जाता है, ये तो मैन मेड है, नेचुरल ग्लास। क्या होता है वो? अक्रिस्टलीय पदार्थ, ठीक है। और इन दोनों का जो अनुपात है, क्रिस्टलीय पदार्थ और अक्रिस्टलीय पदार्थ, यानी खनिज और कांच का जो अनुपात है किसी भी इग्नियस रॉक में, उसे क्रिस्टलता कहते हैं। यही समझाना चाह रहा हूं मैं। क्रिस्टलता कैसे कहते हैं? आग्नेय शैल में उपस्थित क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थ का अनुपात। अनुपात क्या हो सकता है? हो सकता है उसमें पूरी तरह से क्रिस्टल या खनिज हो, क्रिस्टलीय पदार्थ हो, कोई कांच ना हो, उसे हम कहते हैं पूर्ण क्रिस्टलीय। तो दूसरा कौन सा हो सकता है? जिसमें कोई क्रिस्टलीय पदार्थ ना हो, सिर्फ कांच ही कांच हो, हाँ ना, उसको हम कहते हैं होलो हाइलाइन। आगे आएगा होलो या पूर्ण कांचीय, क्या कहते हैं उसको? पूर्ण कांचीय। तो जाहिर है बीच की खिचड़ी बनेगी, ये खिचड़ी बीच में बनेगी जिसमें कुछ क्रिस्टलीय पदार्थ होगा और कुछ अक्रिस्टलीय होगा, उसको हम कहते हैं, बीच वाले को कहते हैं मीजो, मीजो क्रिस्टलाइन या अर्ध क्रिस्टलीय। तो हम दो शब्द इस्तेमाल करेंगे, या तो वो होलो क्रिस्टलाइन होगा या वो मीजो क्रिस्टलाइन होगा, पूर्ण क्रिस्टलीय होगा या अर्ध क्रिस्टलीय होगा। एक आदि लोग है जो पूर्ण कांची है। आ गया समझ में? कणिकता, कणिकता का मतलब कणों का आकार, यानी खनिजों का आकार, ठीक है। अगर वो आंख से दिख रहा है तो हम उसको कहते हैं फेनेरिक। अगर खनिज इतने बड़े हैं कि आंख से दिख रहे हैं तो उस कणिकता को हम कहते हैं फेनेरिक, ठीक है। फेनेरिक मतलब क्रिस्टल या खनिज इतने बड़े हैं कि आंख से दिख रहे हैं, वो हो जाएगा कणिकता फेनेरिक। अब क्योंकि फेनेरिक तो ये भी फेनेरिक है, ये भी फेनेरिक है, ये भी फेनेरिक है ना, ये भी दिख रहा है आंख से, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो हम एक विशेषण और लगा देते हैं इसमें, कोर्स फेनेरिक। ऐसा है तो कोर्स फेनेरिक, ऐसा है तो मीडियम फेनेरिक, और ऐसा है तो फाइन फेनेरिक। इसमें से ये विशेषण आप बदल देना जैसा आपको दिखे। अगर बड़े बड़े खनिज हैं कर दीजिए कोर्स, कोर्स है ना बड़े, 5 मिलीमीटर से बड़े हैं तो कोर्स, और 5 से लेके 1 मिलीमीटर वाले हैं तो मीडियम, और 1 मिलीमीटर से छोटे हैं तो फाइन, है ना। ये आपके विवेक के ऊपर है कि आपको कितना दिख रहा है, ठीक है ना। तो जो चश्मे वाले हैं, नजर कमजोर हैं, उनको मीडियम भी फाइन दिखेगा, है ना। तो ये आपके विवेक के ऊपर है, एक विशेषण जरूर लगा देना फेनेरिक के पहले, क्योंकि ये भी फेनेरिक दिख रहा है ना आपसे, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो इन तीनों में अंतर क्या हुआ? ये जो 5 मिलीमीटर से जितने भी बड़े हैं सब वो कोर्स कैटेगरी में आते हैं। कोर्स यानी दीर्घ, और फाइन का मतलब 1 मिलीमीटर से छोटे वाले को कहते हैं फाइन। तो बीच वाले क्या कहलाएंगे? आगे समझ में? तो फेनेरिक के पहले एक विशेषण जरूर लगा दें जो आपको अच्छा लगे, कोर्स, मीडियम, फाइन, कुछ भी लगा दें। शेप ऑफ क्रिस्टल का मतलब है अधिकांश जो है वो सब हेड्रल होते हैं, अर्धफलकीय, अर्धफलकीय। अब हम पढ़ा चुके हैं अर्धफलकीय क्या है, मैं समय खराब नहीं कर रहा। अर्धफलकीय, और पारस्परिक संबंध में लिखना है कि सभी कण
एक ही आकार के हैं कि अलग अलग आकार के, उसको हम कहते हैं समकणिक। हिंदी वाले लिखे इसको समकणिक। तो अगर समकणिक है तो रुबिडियोमॉर्फिक कहते हैं। अगर कणों का आकार सभी का या अधिकांश कणों का आकार एक जैसा है, यानी समकणिक है, और उनका शेप सबहेड्रल है। शेप कैसा है? सबहेड्रल है, तो गठन को कहते हैं रुबिडियोमॉर्फिक। रुबिडियोमॉर्फिक। और क्योंकि ये गठन ग्रेनाइट में बहुत कॉमन रूप से मिलता है, इसलिए इसी को रुबिडियोमॉर्फिक को ही ग्रेनाइटिक भी कहते हैं। दोनों काट देखिए। रुबिडियोमॉर्फिक कौन सा गठन है? समकणिक गठन है। कौन सा समकणिक गठन? जिसमें क्रिस्टलों खनिजों का शेप अर्धफलकीय हो, उसको रुबिडियोमॉर्फिक कहते हैं। अब आता है खनिजी संगठन। माने चट्टानें किससे बनी होती हैं? खनिजों से। तो खनिजों के समुच्चय को क्या कहते हैं? खनिजों के समुच्चय को मैं क्या कह रहा हूँ, चट्टानें किससे बनी होती हैं? खनिजों से। तो वो इकाइयां जो चट्टानों का निर्माण करती है क्या कहलाती हैं? खनिज। तो खनिजों के समुच्चय को क्या कहेंगे? खनिजों का समुच्चय क्या कहलाएगा? समुच्चय मतलब एग्रीगेट। तो अगर तुम्हारा नाम पैदाइश के बाद में सुनील रखा जाता है तो क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है कि आपको लड़का होना जरूरी है? नहीं तो चश्मा ना रख देते। हाँ। और नाम सुनील है और चाल ढाल सुषमा जैसी है। आजकल तो बहुत मामले हैं। 377 जो आ गया है तो खुल के सामने आ गए। बड़े शहरों में खासतौर से बहुत ज्यादा खुल के आ गए ना। वो कौन है? नाम सुनील है और चाल चलन उनका सुषमा जैसा है। तो कहने का मतलब ये है, आवश्यक खनिज वे हैं जो उस रॉक के आग्नेय शिला के नामकरण के लिए आवश्यक है। मैं एक उदाहरण देकर समझाऊं, फिर मैं बात खत्म करूँ। जैसे जिसको हम ग्रेनाइट कहते हैं, उसके लिए तो क्वार्ट्ज बहुत जरूरी है, और दूसरा एल्कली फेल्डस्पार। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्वार्ट्ज और एल्कली फेल्डस्पार। क्यों मतलब क्वार्ट्ज और एल्कली फेल्डस्पार? एल्कली फेल्डस्पार का मतलब ऑर्थोक्लेज, एल्बाइट, माइक्रोक्लीन को हम कहते हैं एल्कली फेल्डस्पार। ऑर्थोक्लेज, एल्बाइट, माइक्रोक्लीन। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट करते जाइए, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। तो इन तीनों को सामूहिक रूप से हम कहते हैं एल्कली फेल्डस्पार। एल्कली क्यों कहते हैं? कि इनमें सोडियम और पोटेशियम होता है, और सोडियम पोटेशियम को केमिस्ट्री में एल्कली कहते हैं, है ना। जिसमें कैल्शियम होता है उसको कैल्सिक कहते हैं, जिसमें सोडियम पोटेशियम होता है उनको एल्कली कहते हैं। तो ऐसे फेल्डस्पार जिसमें सोडियम पोटेशियम है वो एल्कली फेल्डस्पार है ना। तो एल्कली फेल्डस्पार कॉमन टर्म है। एल्कली फेल्डस्पार का मतलब जिसमें ऑर्थोक्लेज हो, एल्बाइट हो और माइक्रोक्लीन हो, इन तीनों को सामूहिक रूप से कहते हैं एल्कली फेल्डस्पार। तो किसी रॉक में जिसमें क्वार्ट्ज और एल्कली फेल्डस्पार है तो इस असेंबलेज को, इस समुच्चय को ग्रेनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनाइट। अर्थात ग्रेनाइट के लिए आवश्यक क्या है? नंबर 1 क्वार्ट्ज आवश्यक है, और नंबर 2 एल्कली फेल्डस्पार आवश्यक है। ठीक है। अगर इसमें सिर्फ ये क्वार्ट्ज हट जाए, एल्कली फेल्डस्पार रह जाए, तो सिर्फ एल्कली फेल्डस्पार हो तो रॉक का नाम बदल जाएगा। अब उसको हम कहेंगे साइनाइड कहते हैं। तो साइनाइड के लिए क्या आवश्यक है? एल्कली फेल्डस्पार होना। क्वार्ट्ज आवश्यक नहीं उसके लिए। ठीक है। तो अगर इसमें क्वार्ट्ज है और एल्कली फेल्डस्पार है तो ये जो समुच्चय है उसी को हम ग्रेनाइट कहते हैं। तो ग्रेनाइट के आवश्यक खनिज क्या होंगे? नंबर 1 क्वार्ट्ज और नंबर 2 एल्कली फेल्डस्पार। पर कभी कभी इसके साथ में हमको मस्कोबाइट भी मिलता है, इसमें कभी इसमें बायोटाइट भी मिलता है, कभी इसमें हॉर्नब्लेंड भी मिलता है, कभी इसमें गार्नेट भी मिलता है। मगर ये कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, मगर होते हैं। ठीक है ना। पर मैंने क्या कहा, क्वार्ट्ज और एल्कली फेल्डस्पार के अगर यदि है तो ये ग्रेनाइट के लिए आवश्यक है। तो अगर उसमें ग्रेनाइट है, रॉक का नाम हमें मालूम है ग्रेनाइट है, तो उसमें आवश्यक खनिज कौन से हो सकते हैं? क्वार्ट्ज और एल्कली फेल्डस्पार। और किसी रॉक का नाम हमने संगठन में बताया कि इसमें क्वार्ट्ज है और एल्कली फेल्डस्पार है, तो बताइए रॉक का नाम क्या होगा? ग्रेनाइट। तो दोनों चीजें समझ गए हमने। तो यदि खनिजीय समुच्चय बताते हैं तो हम रॉक का नाम बता सकते हैं, और रॉक का नाम मालूम है तो हमें उसका खनिजी संगठन बता सकते हैं। हमने सिर्फ चाय कहा है तो हम बता सकते हैं उसमें अदरक नहीं होगा,
है ना? क्या होगा उसमें? चाय पत्ती होगी, चीनी होगी और पानी मिला दूध होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ पानी मिला दूध, कोई नहीं पिलाता केवल दूध की चाय, है ना? आता भी नहीं, आता भी नहीं, उससे भी मिला ये जो सफेद जूते होते हैं ना कैनवास के, उसके वो पॉलिश आती है, सफेद रंग का ट्यूब आता है, जो कैनवास जो स्कूलों में नहीं पहनते सफेद जूते, उसको लिक्विड सा आता है ना, उनको चमकाने के लिए पॉलिश सफेद रंग का होता है। तो मैंने देखा है वो वीडियो स्टेशन, रेलवे स्टेशनों पर खास तौर से, उसको पानी में घोल के चाय बनाते हैं उसी को पेस्ट से, और उसमें इलायची डाल देते हैं ताकि स्मेल नहीं आए, इलायची की स्मेल आए। तो दूध है ही नहीं, बिना दूध की चाय कौन सी वो पॉलिश वाली। तो आगे समझें आवश्यक खनिज क्या है। तो मैंने कहा है कि क्वार्ट्ज और एल्कली फेल्डस्पार है, तो इस खनिजीय समुच्चय को हम क्या कहते हैं? ग्रेनाइट। और हमें मालूम है नाम ग्रेनाइट है, तो खनिजीय संगठन क्या होगा? क्वार्ट्ज और एल्कली। आगे सामने तो होगा। तो वो खनिज जो किसी रॉक के नामकरण के लिए, ये नामकरण किया ना हमने ग्रेनाइट, ये हटा दिया, नाम बदल गया ना, यहाँ साइनाइड किया था। आगे समझ में? तो ऐसे खनिजों को क्या कहते हैं हम? आवश्यक। आगे समझ में? मगर उसमें इनके अलावा कुछ और खनिज भी हैं जो ना होते तो भी वो ग्रेनाइट थी, और हैं तो भी ग्रेनाइट है, तो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए हम इनके नाम को इसके पहले विशेषण के रूप में लगाते हैं। जैसे पुलाव के पहले हमने मटर लगाया था, तो हम इसको कहेंगे मस्कोवाइट ग्रेनाइट हो जाएगा, ये बायोटाइट ग्रेनाइट हो जाएगा। अगर ये दोनों हैं तो हम कहेंगे माइका ग्रेनाइट हो जाएगा, ये हॉर्नब्लेड ग्रेनाइट हो जाएगा, ये गार्नेट ग्रेनाइट हो जाएगा। आगे सर, तो गौड़ खनिज यदि हैं तो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए हम विशेषण के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि ये वो ग्रेनाइट नहीं है जिसमें क्वार्ट्ज और एल्कली फेल्डस्पार है, ये दरअसल मटर पुलाव है जिसमें मटर भी है। आगे सर, तो जो मटर है वो कहलाती है एक्सेसरी मिनरल। तो मटर और अदरक क्या है? ये एक्सेसरी मिनरल। ये दोनों ही ना तो चाय के लिए जरूरी है ना पुलाव के लिए जरूरी है, तो है तो हम क्या कहेंगे? मटर पुलाव। आगे सर, एक्सेसरी का मतलब एग्जाम में मत लिख देना, मटर को हम एक्सेसरी मिनरल कहते हैं, ये अदरक एक्सेसरी मिनरल है। आगे समझे? आगे बढ़े, चलिए। तो बताएंगे आवश्यक खनिज क्या हुआ इसका? नंबर 1 क्वार्ट्ज, नंबर 2 एल्कली फेल्डस्पार, ये आवश्यक खनिज है। और एल्कली फेल्डस्पार के लिए ब्रैकेट में लिख लो आप ऑर्थोक्लेज, पिंक कलर का। कैसे पहचानेंगे? ऑर्थोक्लेज होगा तो पिंक कलर का होगा, एल्वाइट सफेद होगा, और माइक्रोक्लीन ग्रीनिश कलर का होगा, ग्रीनिश ग्रे, हल्का हरापन लिए हुए ग्रे। ठीक, ये जरूर लिखना लक्षण, ताकि आप पहचानेंगे कैसे। ऑर्थोक्लेज कैसे पहचाना? पिंक कलर से, और एल्वाइट व्हाइट, और माइक्रोक्लीन ग्रीनिश मतलब हल्का हरा, ग्रीनिश ग्रे, हरापन लिए हुए ग्रे या लाइट ग्रीन, ऐसा कर सकते हैं, लाइट ग्रीन। और क्वार्ट्ज कैसा दिखता है? कलरलेस। एक्सेसरी मिनरल में इन चार में से जो आपको समझ में आए वो लिख दें। अगर उसमें हरापन ज्यादा दिख रहा है तो हॉर्नब्लेड हरे रंग का होता है, लिख दीजिए हरापन है उसमें, कहीं कहीं बीच बीच में हरा हरा सा दिखता है तो हॉर्नब्लेड लिख दें। आपको ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा है तो बायोटाइट लिख दें। अगर उसमें चमकीला सफेद है तो मस्कोवाइट लिख दें। आगे सर, ये मैं क्योंकि हम भौतिक गुणों के आधार पर पहचान रहे हैं तो हमें थोड़े से भौतिक गुण आना चाहिए। बायोटाइट कैसे पहचाना? ब्राउन कलर से, तो कुछ बीच बीच में ब्राउन कलर के स्पॉट हैं, अगर वो ब्राउन कलर के स्पॉट गोल हैं तो गार्नेट, और ऐसे लंबे हैं तो बायोटाइट, क्योंकि गार्नेट क्यूबिक होता है, क्यूबिक है तो गोल होगा। अगर वो ब्राउन कलर के गोल गोल हैं तो गार्नेट, और ब्राउन कलर के थोड़े से लंबे हैं तो बायोटाइट। दोनों का रंग एक जैसा दिखता है। आगे समझना, इसमें चार में से जो आपको दिखे वो लिख दीजिएगा। ये हम नहीं करने वाले, ये गलत है। आपको हरापन दिख रहा है, हॉर्नब्लेड लिखते हैं, ब्राउन गोल है गार्नेट लिखते हैं, ब्राउन लंबे लंबे से दिख रहे हैं बायोटाइट लिखते हैं, ज्यादा चमकीला है, सफेद चमकीला है, मस्कोवाइट। आगे समझ, ये कॉलम खाली छोड़ रहा हूँ। ये हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसलिए आवश्यक नहीं, जो आवश्यक है वो मैंने लिख दिया। स्ट्रक्चर कोई नहीं होता इसमें,
टाइप ऑफ रॉक में लिखिए प्लूटोनिक, उत्पत्ति भी प्लूटोनिक है और टाइप ऑफ रॉक भी प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, प्लूटोनिक कंडीशन में। और यहाँ मैं थोड़ा सा टाइम ग्रेनाइट में ज्यादा दे रहा हूँ क्योंकि इसके प्रकार भी बता दूँ, इसके काइंड्स, ग्रेनाइट के काइंड्स या टाइप ये अलग से एक हो सकता है पोरफायरिटिक ग्रेनाइट, दूसरा हो सकता है ग्राफिक ग्रेनाइट, और तीसरा हो सकता है ये ग्रेनाइट। बस दो ये देख रहे हैं ग्रेनाइट उस समय, मगर समय पहले विशेषण लगा हुआ है, इसका मतलब है कुछ अलग तरह की है। तो ये जो हमने वर्णन किया है ये किसका किया है, जो समकणिक है। अगर वो पोरफायरिटिक है इसका मतलब यहाँ हमको करना पड़ेगा असमकणिक और इसकी जगह करना पड़ेगा पोरफायरिटिक। पोरफायरिटिक क्या, असमकणिक का मतलब कुछ ग्रेन छोटे हैं कुछ बड़े हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे खनिज हैं, इसको हम कहेंगे असमकणिक है। क्या है ये, असमकणिक। तो यहाँ यदि वो पोरफायरिटिक है तो यहाँ समकणिक की जगह क्या लिखना होगा आपको, असमकणिक। इन इक्विग्रेनुलर और इनइक्विग्रेनुलर में बड़े खनिज छोटे से घिरे हो तो उसको हम कहते हैं पोरफायरिटिक। तो यहाँ आप लिखेंगे असमकणिक और ब्रैकेट में लिखेंगे पोरफायरिटिक। सरल ये हो एग्जाम्पल। अगर आपको दिखाते हैं उसमें कुछ बड़े खनिज है जिसको हम क्या कहते हैं, बड़े खनिजों को, बड़े खनिजों को क्या कहते हैं हम, फिनोक्रिस्ट। फिनो यानी फेनरिक यानी बड़े, क्रिस्ट यानी क्रिस्टल, ये हम देखा ना फेनरिक। तो फेनरिक का फिनो, फिनो यानी बड़े दीर्घ, और क्रिस्ट यानी क्रिस्टल। तो बड़े क्रिस्टलों को हम कहते हैं फिनोक्रिस्ट। आगे समझ में। तो अगर हम आपको ये तो क्या परिवर्तन करेंगे इसमें, समकणिक की जगह असमकणिक करेंगे और ब्रैकेट में पोरफायरिटिक लिखेंगे, बाकी चीजें सेम। सरल। अगर वो ग्राफिक ग्रेनाइट है तो ग्राफिक ग्रेनाइट की खास बात है कि वो अगर ये ग्रेनाइट है तो उसमें ये पूरा पिंक कलर का होगा और एक नियमित रूप से इसमें क्वार्ट्ज मिलेगा, मतलब जिसमें सिर्फ क्वार्ट्ज है और ऑर्थोक्लेज है और कुछ नहीं। क्वार्ट्ज और ऑर्थोक्लेज है, ऑर्थोक्लेज पिंक कलर का है, बाकी ये क्वार्ट्ज है कलरलेस। तो क्वार्ट्ज और ऑर्थोक्लेज है उसको हम कहते हैं ग्राफिक ग्रेनाइट। ठीक। तो सेक्शन में यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ लिखेंगे ग्राफिक। क्लियर, अंतर समझ आ गया। तो हमने 3 तरह के ग्रेनाइट करा दी। एल्कली फेल्सपार, एल्कली फेल्सपार में ऑर्थोक्लेज एल्बाइट मैगोक्लेज हो सकते हैं। तो एल्बाइट मैगोक्लेज की नहीं है, केवल ऑर्थोक्लेज है पिंक कलर का पूरा, और बीच बीच में कलरलेस नियमित एक नियमित रूप से व्यवस्थित क्वार्ट्ज है। तो ये क्वार्ट्ज और ऑर्थोक्लेज की जो अंतर्वृद्धि है उसको हम कहते हैं ग्राफिक। और क्वार्ट्ज, और क्योंकि ये एल्कली फेल्सपार और ये क्वार्ट्ज है तो क्वार्ट्ज और एल्कली फेल्सपार ग्रेनाइट कहलाते हैं। और ये जो विशेष गठन है इसको हम ग्राफिक कहते हैं। तो इस रॉक को हम कहेंगे ग्राफिक ग्रेनाइट। तो वर्णन में क्या अंतर करेंगे हम, सिर्फ इस कॉलम में अंतर करना है। ठीक है। अगर वो समकणिक है तो यही रहेगा, वो पोरफायरिटिक है तो यहाँ असमकणिक हो जाएगा, यहाँ पोरफायरिटिक हो जाएगा ब्रैकेट में। अगर वो ग्राफिक है तो यहाँ ग्राफिक लिख दें, और यहाँ क्या लिखेंगे ग्राफिक में, एल्कली ना लिखे ऑर्थोक्लेज लिखेंगे। तो 3 तरह की ग्रेनाइट हो गई। आगे बढ़े, कोई सवाल इससे संबंधित? अब तेजी से चलें, चलिए। ग्रेनोडायराइट, दूसरी रॉक है ग्रेनोडायराइट। सब कुछ वैसा ही सेम है, बस यहाँ तीसरा और जोड़ दो प्लेजियोक्लेज। सोडिक प्लेजियोक्लेज। तो आज एल्कली फेल्सपार के साथ साथ सोडिक प्लेजियोक्लेज भी हों उसमें, तो हम उसको ग्रेनोडायराइट कहते हैं। बाकी कोई अंतर नहीं है, सब सेम। तो क्रम बदल जाएगा। क्वार्ट्ज होगा नंबर 1, नंबर 2 होगा सोडिक प्लेजियोक्लेज और नंबर 3 होगा एल्कली फेल्सपार। सोडिक प्लेजियोक्लेज ज्यादा होंगे, एल्कली फेल्सपार कम होंगे।
तो नंबर 2 पे लिखिए सोडिक प्लेजियोक्लेस और नंबर 3 पे लिखिए एल्कली फेल्सपार। बाकी सब सेम। अभी हमने बताया था ना कि खनिजीय एक निश्चित खनिजीय समुच्चय का एक नाम है, तो खनिजों का संग बदल गए तो नाम भी बदल जाएगा। ठीक है, पूरा मत लिखिए, बाकी घर में कर लेना आप, जो परिवर्तन है वो लिख लें, ठीक है ना। और परिवर्तन किसमें होगा? खनिजीय संगठन में। हमने अभी पढ़ा ना, एक खनिजीय समुच्चय का एक नाम है, तो ये बदल गया तो नाम भी बदल जाएगा। मिटा दो, हो गया। बाकी सब सेम है, कोई चीज नहीं है, सिर्फ खनिजीय संगठन बदलेगा तो नाम बदलेगा, है ना। आगे बढ़े, ओके। अगर ये दोनों बराबर बराबर अनुपात में हो जाएं, ये और ये दोनों बराबर हो जाएं, तो उसी को क्रोनालाइट कहते हैं। तो ग्रेनाइट आयोडाइड या क्रोनालाइट एक ही बात है। अंतर इतना है कि एक में दोनों बराबर होते हैं और एक में प्लेजियोक्लेस ज्यादा होते हैं या फेल्सपार कम होते हैं, तो इतना चलता है ग्रेनाइट आयोडाइड और क्रोनालाइट। बढ़ा दूं, एक ही बात है। तीसरा है डायोराइड। डायोराइड में ये दोनों हट गए, सिर्फ सोडिक प्लेजियोक्लेस आवश्यक होते हैं, सोडिक प्लेजियोक्लेस, बाकी सब सेम। जल्दी हो रहा है ना, तुलना भी समझ आ रही है, सिर्फ सोडिक प्लेजियोक्लेस। एक्सेसरी में था, एक्सेसरी में जो आपको दिखे कैसा दिखेगा, हरा दिख सकता है, पिंक दिख सकता है, चमकीला दिख सकता है, तो वो नाम ले ऐड करने हैं। मिटा दूं। चौथा है साइनाइड। साइनाइड के लिए एल्कली फेल्सपार हो, बस सिर्फ एल्कली फेल्सपार है। जब ये आप यूज कर रहे हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है कि मॉर्फिंग चलेगा, एल्कली फेल्सपार। कितनी हो गई? 4। मिटा दूं मैं, क्योंकि ये लाइट वाली करना है, पहले यही कर लें। चलिए एक गैप्रो, गैप्रो ये हो जाएगा क्या चेंज, यहाँ हो जाएगा मेलानोक्रेटिक, मतलब काले रंग की, डार्क कलर की, तो कलर चेंज हो जाएगा मेलानोक्रेटिक। मेलानो का मतलब डार्क। और दूसरा अंतर होगा यहाँ पर खनिजीय संगठन में। नंबर 1, अभी तक हम सुनील को जान रहे थे, अगर हमने राकेश कर दिया तो सकल सूरत बदल जाएगी ना। चाल चलन बदलेगा नहीं बदलेगा, ये नहीं मालूम। आगे बढ़े। कितना आसान कर दिया मैंने, ज्यादातर चीजें कॉमन है, जो अंतर है वो याद रखना है। तो अभी आप एक टेबल फॉर्म में बना लेना ताकि याद करना आसान हो जाएगा। प्रैक्टिकल फाइल में आप एक पेज पे करिएगा। बताओ कितनी हो गई? चलिए एक और कर लें, डोलेराइट। डोलेराइट तो ये मेलानोक्रेटिक है। यहाँ आप चाहो तो मीजो कर दो, इसमें मीजो क्रिस्टलाइन अर्धक्रिस्टलीय नहीं, कलर चेंज वही है मीजो क्रिस्टलाइन। और ये चेंज हो जाएगा, यहाँ कर रहे हैं फाइन फेनेटिक टू एफेनेटिक। फाइन फेनेटिक टू एफेनेटिक मतलब सूक्ष्म क्रिस्टलीय से लेके ऐसे क्रिस्टल के नहीं भी दिखते आँख से, तो यदि खनिज आँख से नहीं दिखते उसको हम कहते हैं एफेनेटिक।
आंख से दिख जाते हैं, कौन से आंख से दिखते हैं, वो भी आखिरी वाले 1 मिलीमीटर तक वाले। तो फाइन सनरेज हो सकते हैं या ऐसे हो सकते हैं कि वो आंख से नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ काला काला दिख रहा है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा असमकणिक, ये चेंज होगा यहाँ गठन में, असमकणिक हो जाएगा ये। और असमकणिक में इसके लिए विशेष नाम है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिक टेक्सचर। मैंने पढ़ाया था ऑप्टिक, देखिएगा ये जरूर, एग्जाम में भी पूछते हैं ऑप्टिक टेक्सचर क्या है। ये अंतर हुआ, और बाकी यहाँ अंतर हो जाएगा ये हाइपरवेशन। हाइपरवेशन का मतलब पाताली कंडीशन में नहीं मिलता, ना सरफेस को मिलता है, बीच की परिस्थितियों में मिलता है, उसको हम कहते हैं हाइपरवेशन। न भू सतह के ऊपर, न बहुत गहराइयों पर, मध्यवर्ती गहराई पर मिलता है, उसको हम कहते हैं हाइपरवेशन। अधिवितलीय हिंदी में, अब इसकी समझ में आ गया, अधिवितलीय। हो गया, आगे बढ़े। हाँ, बेसॉल्ट, बेसॉल्ट में आप यही लिखो एफेनेटिक, और ये छोड़ दो, अभी एफेनेटिक है, ये कुछ नहीं लिखेगा, ये असमकणिक ही लिख के छोड़ दो, और ये यहाँ कर दो वॉल्केनिक। ये क्यों छोड़ दिया हमने, क्योंकि ये अफाइनेटिक है, खनिज दिख ही नहीं रहे, तो हमें उसके क्रिस्टल कैसे दिखेंगे। तो अगर कोई चीज अदृश्य है तो उसका हम पूछने में बताइए शेप क्या है, नहीं दिखेगा, इसलिए खाली छोड़ दी, जरूरी नहीं दिख रहा। तो असमकणिक, यहाँ स्ट्रक्चर हो सकता है बेसॉल्ट में, एक तो हो सकता है वेसिकुलर स्ट्रक्चर। तो अगर वेसिकुलर स्ट्रक्चर है इसमें, तो हम इसके पहले नाम के पहले लगाएंगे वेसिकुलर बेसॉल्ट, है ना। वेसिकुलर आप जानते हैं, हमने पढ़ाया था। अगर उसमें छेद छेद से दिखते हैं, क्यों दिखते हैं छेद, क्योंकि ये सरफेस लावा जब सरफेस पे आता है, भू सतह पे जब लावा बहेगा, तो इसकी ऊपरी सरफेस पे बबल्स बनेंगे और फूटेंगे, बबल्स बुलबुले बन के फूटते हैं, तो गड्ढे से बन जाते हैं। इन गड्ढों को क्या कहते हैं हम, वेसाइकल्स। तो ये जो रॉक है जिसमें कैविटीज हो, गुहिकाएं हो, वेसाइकल्स हो, तो संरचना को कहते हैं वेसिकुलर। स्फोट गर्ती, गर्त दिखाई दे, गर्त यानी गड्ढे से, अगर उसमें गर्त दिख रहे हैं तो वो वेसिकुलर बेसॉल्ट है। अगर गर्त नहीं दिख रहे हैं तो सिर्फ बेसॉल्ट लिखें, ठीक है। तीसरा हो सकता है का प्रकार कि यहाँ उसमें एमाइडोलॉइडल स्ट्रक्चर मिले, एमाइडोलॉइडल दिखे, तो यहाँ नाम बदल के क्या हो जाएगा, कोई मटर का नाम लिखना है, एमाइडोलॉइडल बेसॉल्ट। एमाइडोलॉइडल का मतलब ये जो कैविटीज हैं, इसमें सेकेंडरी मिनरल्स भर जाए, तो ये भरी हुई जो कैविटीज हैं, जो भरी हुई कैविटीज हैं, इसको कहते हैं एमाइडेल। तो जिसमें एमाइडेल्स हैं, भरे हुए हैं, वो भरा हुआ दिख जाएगा, सफेद रंग का जियोलाइट होगा या कैल्साइट होगा, वो अलग साफ दिखेगा भरा हुआ। कैविटीज भरी हुई हैं सफेद जियोलाइट से या किसी और खनिज से, तो उसको कहते हैं एमाइडेल्स। तो बेसॉल्ट 3 हो गए। पहला बेसॉल्ट क्या था, मासिव बेसॉल्ट कह सकते हैं। मासिव मतलब इसमें कोई संरचना नहीं, इसको हम कहते हैं मासिव यानी स्थूल। तो पहला क्या था, मासिव बेसॉल्ट, ये पहला लिखवाया था। दूसरा हो गया वेसिकुलर बेसॉल्ट, और तीसरा हो गया एमाइडोलॉइडल। तो ये 3 प्रकार के बेसॉल्ट हो गए, तीनों आप अलग लिखेंगे फाइल में। एक मासिव बेसॉल्ट जो पहले लिखवाया था, उसके बाद वेसिकुलर बेसॉल्ट, और उसके बाद एमाइडोलॉइडल बेसॉल्ट। तो अंतर क्या आएगा, संरचना बदल रही है, तो सिर्फ संरचना वाला कॉलम चेंज करेंगे, बाकी सेम रहेगा, ठीक है।
14 11 क्यों मुझे था 3 ग्रेनाइट और 3 बेसाल्ट 6, उसके बाद फिर डायराइट, फिर डायराइट, साइनाइट, गेब्रो, डोलेराइट, 12 हो गए। इसको बना के 12 हो गए। जो ये को कर लेते हैं तो सही फिगर हो जाएगा 13। अरे लिखा नहीं तो नाम चेंज किया उसमें राइट। तो चलो इंग्लिश खत्म हो गई। अब इसका मैं चित्र भी बना, यही अब मैंने ये बताया ना मेगास्कोपिक, इसी का माइक्रोस्कोप में बता दूं क्या करना है, क्या अंतर रहेगा। तो दोनों खत्म हो जाएंगे इंग्लिश आज। पैगमेटाइट यहाँ कर दो, होलो क्रिस्टलाइन, यहाँ हो जाएगा वेरी कोल्ड। इसमें कुछ सब हेड्रल होंगे तो कुछ यू हेड्रल भी मिलेंगे, पूर्ण फलकीय, अर्धफलकीय से पूर्ण फलकीय। कुछ अर्धफलकीय होंगे तो कुछ पूर्ण फलकीय भी होंगे। समकणिक, क्वार्ट्ज, एल्कली फेल्सपार, माइका, मतलब मस्कोबाइट कर दो। ये नहीं मिलेगा और ये चेंज हो जाएगा हाइपरबेसल। इसमें देखिए क्या खास बात है, इसकी खास बात है ये बहुत बड़े होते हैं, वेरी कोर्स। वो वेरी कोर्स तब है जब ये हाइपरबेसल है। ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ, उसमें नहीं जाऊँगा क्यों। अब मैं दो चीज़ें और समझा दूँ ताकि याद रहेगा तुलनात्मक रूप से। एक तरफ दे रहा हूँ यहाँ रायोनाइट, यहाँ पैगमेटाइट और यहाँ ग्रेनाइट। ये प्लूटोनिक है, ये हाइपरबेसल है, ये वोल्केनिक है। और इसी में यहाँ क्लियर बेसाल्ट, यहाँ डोलेराइट और यहाँ गेब्रो। तो आपकी 13 में से 6 तो आसान हो गई। इन तीनों का संगठन एक जैसा ही है, अंतर है कि ये प्लूटोनिक है, ये हाइपरबेसल है, ये वोल्केनिक है। खनिजी संगठन सेम है। ये बनती है एसिडिक मैग्मा से, ये एसिड संगठन की होती है और ये बेसिक होती है। तो जो संगठन इसका है वही इसका है, वही इसका है, बस ओरिजिनल अलग है। ये प्लूटोनिक है, ये हाइपरबेसल है, ये वोल्केनिक है। तो 13 में से 6 तो सरल होगी। किस बात का अंतर है? उत्पत्ति का, बाकी सब चीजें सेम। ये तीनों मेलेनोक्रेटिक हैं, तीनों मेलेनोक्रेटिक हैं, सब कुछ सेम है। मेलेनोक्रेटिक है ये, मगर प्लूटोनिक, हाइपरबेसल, वोल्केनिक। अब याद रखिए जब भी वोल्केनिक होगी तो वो मीसोक्रिस्टलाइन होगी। क्या होगी? वो अर्धक्रिस्टलीय होगी। तो ये अर्धक्रिस्टलीय है तो ये भी अर्धक्रिस्टलीय होगी। ये पूर्ण क्रिस्टलीय है तो ये भी पूर्ण क्रिस्टलीय होगी। क्लियर ना? ये तीनों मेलेनोक्रेटिक हैं, ये तीनों के तीनों लिपोक्रेटिक हैं। ये हल्के रंग की होती हैं, ये गहरे रंग की होती हैं। आगे करना समझ में? तो हमने 13 में से 6 तो समझ कर दी। याद क्या करना है हमको? खनिजी संगठन। तो इन तीन का बिल्कुल सेम है और उन तीन का बिल्कुल सेम। ये भी अंतर हो गया, कौन सी उत्पत्ति अलग अलग है इनकी तीनों की। ठीक है, अब मैं बता दूं माइक्रोस्कोप पे कैसे पहचानेंगे। सब नहीं कुछ बता रहा हूँ। माइक्रोस्कोप में जो व्यू दिखेगा वो ऐसा होगा, गोल। इसमें ये क्रॉस वायर लगा होगा, जैसे माइक्रोस्कोप में सिस्टम देखा होगा। तो ऑटो लेजर तो उसमें ज्यादातर तो उसमें
बहुत लो रिलीफ में दिखेंगे। तो जितने भी उसमें अधिकांश जो ग्रे कलर के दिखेंगे क्रॉस निकॉन में, वो सब फेल्सपार है, वो ऑटोक्लेव है। ग्रे कलर का लिखते हैं ग्रे। कुछ एक दाने होंगे जो ऐसे पट्टे दाने होंगे, वो एलवाइट होगा। कुछ एक दाने होंगे ऐसे चटाई जैसे, वो माइक्रोक्लीव होगा। और ज्यादातर ये जो पीले होंगे, येलो कलर के होंगे, जो बहुत ज्यादा होंगे, वो सब क्वार्ट्ज होगा। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सब ये दिखा रहा हूँ मैं क्रॉस निकॉन अवस्था में। क्रॉस निकॉन का मतलब जब एनालाइजर अंदर होगा उस अवस्था में, क्रॉस निकॉन अवस्था में ग्रे, और ये भी ग्रे ही होगा, ग्रे होगा। मगर यदि उसमें पट्टे पट्टे से दिख रहे हैं पतले पतले, तो एलवाइट होगा। ये चटाई जैसा दिख रहा है तो वो माइक्रोक्लीन होगा। और बाकी सिर्फ ग्रे है तो वो ऑर्थोक्लीन होगा। और बहुत ज्यादा येलो कलर के होंगे, वो सब क्वार्ट्ज होगा। एक आध दो दाने हो सकते हैं उसमें इस तरह के ब्राउन कलर के, वो बायोटाइट होगा। तो यदि हम ध्रुवित प्रकाश में देखेंगे तो हमें सिर्फ ये दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सब के सब लो रिलीफ वाले होते हैं, क्वार्ट्ज भी और सारे फेल्सपार। तो ध्रुवित प्रकाश में कुछ नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? बायोटाइट ब्राउन वाला दिखेगा, हरे रंग का हॉर्न ब्लेंड दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। क्रॉस निकॉन अवस्था में ये रंग दिखाई देंगे। तो हमें ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ये ऐसा है माइक्रोक्लीन, पट्टेदार है, एलवाइट, ग्रे कलर का है, रंग चेंज हो रहा है, और तुमने जितना पीला पीला है सब क्वार्ट्ज। ठीक है, ये मस्को वाइट है या हरे रंग का होगा, हॉर्न ब्लेंड होगा, वो एक्सेसरी मिनरल है। आगे हम ओके, इसमें पीले रंग के ग्रेन्स बहुत ज्यादा देखेंगे। सारा पीला क्या होता है? क्वार्ट्ज। ग्रे कलर का जानते हैं ना, ग्रे कलर ऑर्थोक्लेव। और ये ग्रे और ब्लैक, ग्रे और ब्लैक पट्टे दिख रहे हैं, एलवाइट चटाई जैसा दिख रहा है। तो माइक्रोक्लीव बहुत कम दिखेगा, एलवाइट बहुत कम दिखेगा, ज्यादातर ये दिखेगा, ज्यादातर ये दिखेगा। एक का दुक्का ये ब्राउन या हरा हो सकता है। ठीक है, ये व्यू दिखेगा। ये लैप्रोडोराइड है, जितने भी पट्टेदार दिख रहे हैं वो लैप्रोडोराइड है, यानी कैल्सिक फ्लिजिकुलेट। और ये है अगाइड। अगाइड का मतलब इसमें चमकीले कलर दिखाई देंगे, सेकंड ऑर्डर कलर चमकीले। ये दिख रहा है, ये पट्टेदार दिख रहा है ना, एक ग्रे पट्टा होगा, एक काला, फिर ग्रे और फिर काला, ऐसे पट्टेदार दिखाई दे। स्टेज को घुमाएंगे तो काला ग्रे, ग्रे काला हो जाएगा। तो ऐसे दिख रहे हैं ग्रेन्स जितने भी पट्टे वाले हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलीसिंथेटिक ट्यूनिंग। क्या कहते हैं? पॉलीसिंथेटिक ट्यूनिंग। तो ऐसे पट्टे हैं चौड़े वाले, वो सब लैप्रोडोराइड है, यानी कैल्सिक फ्लिजिकुलेट। और ये कैसे दिखेंगे? इसमें चमकीले रंग दिखाई देंगे, ये पिंक और ग्रीन और रेडिश, बहुत चमकीले कलर, इंद्रधनुषी रंग दिखाई देंगे। तो जितने में इंद्रधनुषी रंग दिख रहे हैं वो अगाइड है। और ध्रुवित प्रकाश में देखेंगे तो ना ये दिखेगा ना ये दिखेगा, लो रिलीफ वाले हैं। थोड़ा बहुत ये जरूर दिख जाएगा, तो ये नहीं दिखेगा, क्रॉस निकॉन में दिखेगा ऐसा। तो ऐसे पट्टे हैं। अगर ये सब ग्रेन्स बड़े रंग के हैं, देख रहे हैं, ये ग्रेन्स सब बड़े बड़े दिख रहे हैं, साफ बड़े, तो यही गैप्रो, क्या है ये? गैप्रो। और यही ग्रेन्स छोटे छोटे दिख रहे हैं, सेम वही चीज छोटी छोटी है, तो यही हो जाएगा बेसॉल्ट। और इन दोनों के बीच में ग्रेन्स हैं तो वो हो जाएगा डोलेराइट। तीनों एक जैसी दिखती हैं, क्योंकि तीनों का संगठन ये कभी हमने पढ़ा है। क्योंकि बेसॉल्ट वॉल्केनिक है तो ग्रेन साइज छोटे होंगे, गैप्रोप्लूटोनिक है तो ग्रेन्स बड़े होंगे, और डोलेराइट हाइपरबेसल है तो मीडियम होंगे। तो गैप्रो में कैसे होंगे? बड़े बड़े होंगे, तुलना करा देंगे कितने बड़े। और बेसॉल्ट में कैसे होंगे? यही ग्रेन्स छोटे होंगे।
और डोलेराइट में छोटे और बड़े के बीच वाले होते हैं। ठीक है।